बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़े हैं। अफ़गानिस्तान से इनखला हो चुका है। अमरीकी और उसकी इत्तेहादी फोर्सेस का 31 अगस्त की डेडलाइन थी, जो दोनों फ़रीक़ैन यानी तालिबान और अमरीकी हुकाम के दरमियान तय की गई थी। ये विड्रॉल मुकम्मल हो चुका है और इस विड्रॉल मुकम्मल हो जाने के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है क्या, मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में हो क्या सकती है, इसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान को किस तरह रूल कर सकते हैं, इक्तिसादी मामलात को किस तरह डील करेंगे और इसका असर बाकी हमसाया ममालिक पर किस हद तक होगा, पाकिस्तान की तैयारी किस हद तक है, मुहाजिरीन का मामला किस हद तक सर उठा सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। वेलकम टू द शो जनरल साहब। सर ये बताइए, आप कैसे एनालाइज करते हैं यूएस विड्रॉल को और क्या फोर्थ कर रहे हैं कि अब मुकम्मल कंट्रोल यहाँ पर तालिबान का है, मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, हम इस सारे एनालिसिस में चंद चीजें हम भूल जाते हैं जी। नंबर एक कि तालिबान कंट्रोल में नजर तो आ रहे हैं, तो क्या तमाम अफगान तालिबान के साथ हैं? तालिबान की बेहतरीन कोशिश के बावजूद भी, क्योंकि एक पूरी आर्मी थी जो ट्रेन होकर अगरचे मेल्ट हो गई, लेकिन आर्मी तो थी उनकी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वारलॉर्ड्स हैं, दूसरे हैं जो फिलहाल तो चुप हैं। क्या वो हमेशा चुप रहेंगे? क्या अमरीकी फौज के इनखला का मतलब ये है कि अमेरिका ने इस खित्ते से अपने आप को बिल्कुल बाहर कर लिया है? अगर ये चीजें हम समझने की कोशिश करें तो फिर हमें दो तीन चीजें कम से कम मेरी हद तक तो वाज़ेह हो जाएंगी। एक तो जो बयानिया आ रहा है वाशिंगटन से और CNN के थ्रू, वो ये है कि तालिबान के बस में नहीं है कंट्रोल करना। नंबर 2, वहां पे जुल्म सितम हो रहा है और होगा। और नंबर 3 ये है कि तालिबान मुखालिफ तहरीक शुरू होने का खदशा बार बार जाहिर किया जा रहा है, और वो शुरू होने का खतरा है पंजशीर की तरफ से जो बात कर रहे हैं इसमें। और ये भी अभी बात में चल रही है कि क्या जो तालिबान अफगानिस्तान के नॉर्थ में जो मुल्क है, खासतौर पे तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, वो कैसे बिहेव करेंगे, ईरान कैसे बिहेव करेगा, क्या रूस के इंटरेस्ट में क्या है और चाइना के इंटरेस्ट में क्या है। बहरहाल इन सबको जब कम से कम मैं अपने नजर मेरा ये है कि इस खित्ते को ऑन द बॉयल रखने के लिए अमेरिका कुछ ना कुछ तो करेगा। तो क्या करेगा? जिसमें अफगानिस्तान को स्टेबल ना होने दिया जाए, तालिबान को उलझाए रखा जाए और गुर्बत वहां पे बढ़े, और जब गुर्बत बढ़ेगी तो लोग खुद ही तालिबान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जब कोई नज़्म और नस्क का सिस्टम ही नहीं होगा वहां पे, गवर्नेंस के लिए आपको बहुत सारे इदारों की जरूरत है। वो इदारे फिलहाल तो तहलील नजर आते हैं। उम्मीद ये है कि तालिबान कुछ ना कुछ तो खड़ा कर लेंगे, कुछ उनका तजुर्बा भी है, लेकिन क्या इसको इस हद तक फैला सकेंगे, लोगों में इत्मीनान हो जाए? तो ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है, अपनी गवर्नमेंट बनाना और एक कम से कम दुनिया की हद तक नहीं तो अफगानिस्तान की हद तक ये यकीन दिलाना लोगों को कि वो पुरअमन तरीके से अफगानिस्तान को गवर्न करना चाहते हैं, और यहाँ पर किसी किस्म की कोई उनके ख्याल में कोई इस किस्म का खून खराब होने का खतरा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं सर आपने जो पॉइंट्स किए इसी के अंदर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके ना इस पॉइंट के ऊपर हम आगे बढ़ें। आपने गवर्नेंस का जिक्र किया। अब यकीनी तौर पे गवर्नेंस करने के लिए, गवर्न करने के लिए आपको पैसा चाहिए। वर्ल्ड बैंक, IMF और $9 बिलियन की जो US इमदाद दे रहा था, ये तीनों गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों के अंदर ब्लॉक कर दी गई हैं। इक्तिसादियात नहीं आएंगी, फंडिंग नहीं आएगी जिस पर अफगानिस्तान चल रहा था। तो सबसे पहला सवाल ये कि इक्तिसादियात नहीं होंगी तो पेट तो भरना है लोगों का, 4.25 करोड़ लोगों का, किस तरह भरेंगे तालिबान? यही मैं कह रहा हूँ ना जी कि जब वो आएगी बात इस पर, तो तालिबान क्या और कैसे डील करेंगे इसके साथ। फिलहाल तो के जो मुमालिक हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क अफगानिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद पहुँचाई जाए, खुराक पहुँचाई जाए, दवाएं पहुँचाई जाए, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये काम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। मगरिब ने जो बंद किया है इस इमदाद को, बड़ा सोच समझ के किया है उन्होंने। जो मैंने कहा था कि क्या अमेरिका इस खत्ते से बाहर हो गया, क्या वो उनको गवर्नेंस करते हुए देखना चाहता है? तो मेरा अपना ख्याल ये कि अमेरिका चूंकि नहीं चाहता, अब वक्त है रूस, चीन और खासतौर पर ईरान को सामने आने का, कि कम से कम उस हद तक और उतनी देर तक अफगानिस्तान को चलाने के लिए उनको माली इमदाद दें जब तक जो हुकूमत बनती है वो अपने पाँव में खड़ी नहीं हो जाती। उसके लिए हुकूमत साजी का जो मरहला है उसमें अभी तक तालिबान अटके हुए हैं। उम्मीद ये है कि 1-2 दिनों में
शायद अपनी हुकूमत अनाउंस कर दें, लेकिन उसमें यह है कि क्या वो उन तमाम अनासर को शामिल कर लेंगे जो उस लड़ाई में इनके साथ शामिल नहीं थे। अगर वो लड़ाई में शामिल नहीं थे तो इनके अपने जो रैंक एंड फाइल है, जिन्होंने 20 साल तक उससे पहले भी इस जंग में रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे इसका। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं तालिबान के यानी लिए। सर इसका दूसरा मतलब ये लिया जा सकता है जो आप कह रहे हैं कि डेलिबरेटली ये अनरेस्ट क्रिएट किया गया है, जो माजी में था, जो अब भी है और आने वाले वक्त में भी होगा। यूएस इस डेलिबरेट अनरेस्ट से कौन से अहदाफ हैं सर जो हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान उसमें किस हद तक हिंड्रेंस डाल सकता है? देखिए, अगर अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा तो पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के लिए इस खित्ते का जब तक आप सिर्फ इमेजिन ये कीजिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेटल हैं, पुरअमन हो गए हैं, और ये अगले चंद सालों में बात कर रहा हूं, और जो वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा है, जो लिंकेजेस हैं वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए हैं, तैयारत शुरू हो गई है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। अफगानिस्तान के अंदर लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, स्टेबल होना शुरू हो गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो गई है। तो मगरब का जो इन्फ्लुएंस है वो कहां जाएगा? यहाँ पर वो तो खत्म हो गया। यहाँ से अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस से जो उसका था वो तो खत्म हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या वो इसको होने देगा? इसके बाद जब ये सारा कुछ डेवलप हो रहा होगा तो चीन की जो इक़्तिसादियात है ऑलरेडी तरक्की पर हैं, उनकी ओवरऑल जो पावर इंडेक्स है चीन का इंटरनेशनल लेवल, वो कहां जा पहुंचेगा? रूस है वो कहां जा पहुंचेगा इससे? कैस्पियन सी रिसोर्स निकलना शुरू हो जाएगी तो जो मिडिल ईस्ट है, दूसरे ममालिक हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक हैं, उनकी वैल्यू आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएगी। उनके हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज जो कैस्पियन सी की हैं, उनका तो अभी तक आमतौर पर कभी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन जो पब्लिकेशन में आता रहा है वो तो सऊदी अरेबिया से बहुत ज्यादा है कहीं जाकर। तो मसाइल ये हैं इस खित्ते के लिए, और ये वो चैलेंजेस हैं जो कम से कम अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जो ये मुल्क हैं, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, चीन है, और उसके पीछे रूस है, तुर्की है, अगर ये सारे नहीं मिलेंगे तो अनस्टेबल रीजन इन सब के लिए नुकसानदेह होगा। ये नहीं, इसका दूसरा मतलब ये है का एक तो बहुत जो है ना गोल्डन ये मौका भी है और इसकी जरूरत भी है। दूसरा इसका मतलब सर ये हम ले सकते हैं कि ये फतह तालिबान की फतह हम नहीं एक्सेप्ट करते, ये अमेरिका का एक डिसाइडेड प्लान है, उसकी मास्टर स्ट्रोक है जो वो खेल के गया। देखिए, तालिबान के साथ तक तो फतह जरूर है कि उन्हें अपने आप को एक सियासी और एक मिलिट्री ताकत के तौर पर बनवा लिया है। अमेरिका को यहाँ से उनके इत्तेहादियों को कम से कम जहां तक ऑप्टिक्स का ताल्लुक निकालने में कामयाब हो गए हैं, वो इनकी है फतह। और कल जो उन्होंने जश्न मनाया इस लिहाज से बिल्कुल सही है, उन्होंने ताकत के सामने अपना सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इससे आगे इस मुल्क को चलाना है, मेन इशू है इस मुल्क को चलाना है। आपने जैसे कहा इक़्तिसादियात का मसला है, उसमें जो इंस्टीट्यूशन है उनको ऑन ग्राउंड लेके आने का मसला है, अपने अफवाज को तैयार करना है, अफवाज में एयरफोर्स सब कुछ उनको जरूरत पड़ेगी उसके लिए। वो कैसे होगा? और उसके लिए अफगानिस्तान में ना सिर्फ अमन चाहिए, उनको एक्सपर्टीज की जरूरत भी है। अब देखिए, जब से ये इनखलाज शुरू हुआ है बहुत से अखबार निकले हैं, आपने पता नहीं फ्लाइट्स जाते हुए देखी है कि नहीं देखी। मैं देख रहा था उनमें से कोई भी मुझे भूखा मारा हुआ या परेशानी के हाल में नजर नहीं आ रहा था। सब पढ़े लिखे समझदार लोग और अच्छे सेटल लोग लग रहे थे। तो वो यहाँ से ब्रेन्स तो लेके जा रहा है अमेरिका वापस, तो अफगानिस्तान को वो भी चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं तालिबान के लिए। अच्छा सर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तालिबान हथियार डाल दें या हम परेशान होकर बैठ जाएं। अब मौका है इस खित्ते को डेवलप करने का, इसके लिए सबको मिलकर बैठना होगा, जिनके मैंने नाम लिए थे। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं जनरल साहब कि दाइश, खुरासान, फ्यूडल्स और तालिबान, इन तीनों में अमेरिका किस पे इन्वेस्ट करेगा रिसोर्स और पैसा कि अनरेस्ट क्रिएट हो? यहाँ पे आपके ख्याल से किसको पिक करेगा? देखिए, दाइश है क्या, इसका ओरिजिन देखिए ना कहां से हुआ ये जी। और आपने कभी गौर किया कि जहां अमेरिका पहुंचता है दाइश वहां निकल आती है समाओ, या उसी कोई शक्ल निकल आती है। इराक में ये पहली और मेरा ख्याल है शायद आखिरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो खड़ी हुई और उसने दिनों के अंदर अपने लिए टेरिटरी भी हासिल कर ली और बाकायदा दुनिया के साथ ऑयल का ट्रेड भी करते रहे। फिर जब सीरिया पहुंचा अमेरिका बहादुर, तो वहां पर देखा आपने सीरिया में अल नसर के नाम से बाहर निकल आई। अफगानिस्तान में इसका वजूद नहीं था, इसको लाया गया यहाँ पर, यहाँ पर क्रिएट किया गया। एक ये तो एक नाम है ना, आईएसएस के, इसके पीछे लोग कौन है?
इनको कोई फंडिंग कर रहा है, कौन कर रहा है इनको फंडिंग, कहां से पैसा आ रहा है इनके पास। जब तक फंडिंग ना हो, कोई बैकिंग ना हो, ये कितने दिन तक चलेंगे इसके लिए। एक वक्त ये भी है, मेरे शाहीन साहब से बात हुई कुछ 3-4 महीने पहले किसी प्रोग्राम में, तो उन्होंने बताया कि एक वक्त में हम एक तरफ तो अफगान नेशनल आर्मी के साथ बरसर पैकार थे और दूसरी तरफ हम दाइश से लड़ रहे थे। अमेरिकन एयरफोर्स, उनके जो हेलीकॉप्टर्स थे, गनशिप हेलीकॉप्टर्स, वो दाइश को सपोर्ट कर रहे थे। मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका विल बेट ऑन दाइश, और ये जिनका आप बाकी लोगों का नाम ले रहे हैं वो शायद उसमें शामिल हो जाएंगे। इसका नाम शायद तब्दील हो जाए, दाइश के तौर पर ना हो, आईएसएस के नाम पे ना हो, शायद ये पंजशीर के जो उनके नाम पे खड़ा करें, कोई नया नाम जरूर होगा, लेकिन ये खड़े होंगे। और इनके लिए तालिबान ने कहा तो है कि अमेरिका को जाने दे, हम इनको संभाल लेंगे। शायद वो समझते हैं गेम। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा कि अब अगर इस खित्ते के अंदर यानी अफ़गानिस्तान के अंदर अनरेस्ट होता है, तो जो आप भी चीज़ कह रहे हैं और एक और स्कूल ऑफ थॉट है वो यही कहता है कि यहाँ से अमेरिका, उसका इत्तेहादी इसराइल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव कर सकता है। मिसाल के तौर पे पहला ये कि ईरान के अंदर अनरेस्ट यानी कि इसराइल को बहुत खुशी होगी, चाइना के अंदर अनरेस्ट यानी अमेरिका को बहुत खुशी होगी। ये 2 ममालिक के साथ साथ 3 ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान यानी रशिया जो पुराना दुश्मन है अमेरिका का, उसको भी नकेल यकीनी तौर पर डलेगी। तो इट इज़ अ विन विन फॉर यूएस के यूएस ने यहाँ पे जो पैसा खर्च किया, जो इसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट 3 दुश्मनों या 3 में से किसी 2 को भी अहदाफ हासिल कर ले, 1 को भी कर ले, तो नॉट अ बैड डील। देखिए, सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दें, बस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दें, इन 2 मुल्कों को कर दें, बाकी छोड़ दें सबको। इसके ये खिता कहीं आगे नहीं जाएगा। इसमें यही वो कोशिश है जिसे रोकने की कोशिश, जिसको रोकना चाहिए। पाकिस्तान को जनरल साहब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ज़ाहिर है मामलात सारे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और सारी जो जितनी बैठे हैं हमारी आला क़यादत उसके इल्म में है। व्हाट वुड दे डू एंड व्हाट शुड दे डू? देखिए, दे हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन आई हैव। फ्रैंकली हमारी तो ये पढ़ के, मुख्तलिफ टीवी चैनल से देख के, कुछ अपने जो पुराने तजुर्बात उनकी रोशनी में बात कर रहे हैं ना, उनको आई एम वेरी श्योर कि उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान के आने दिनों में चैलेंजेस क्या हैं। मैं खतरात नहीं, चैलेंजेस की बात करूंगा, क्योंकि इनको चैलेंजेस के तौर पर लेना पड़ेगा। नंबर 1 तो ये कि अफगानिस्तान को स्टेबल करने में हम जो कुछ भी मदद कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। हमें तालिबान या किसी एक खास ग्रोह की मदद करने के बजाय अफगान जो अवाम है उनको अपने पांव पे खड़ा करने के लिए हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। और यही पाकिस्तान ने किया भी है। यूनिवर्सिटी भी बनाई है, यूनिवर्सिटियों में नए उन्होंने डिपार्टमेंट्स भी खुलवाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं। और ये करे अफगानिस्तान में जो है फूड शॉर्टेजेस ना होने दे, मेडिसिन शॉर्टेजेस ना होने दे, और खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर जो कुछ भी कर सकते हैं ताकि अफगानिस्तान में लोगों को ये बहाना ना हो कि हमें ये रोजगार नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी डन। और हुकूमत साजी में, फिर हुकूमत चलाने में जो भी हम मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। ये पाकिस्तान डेफिनेटली सोच रहे होंगे। और अंदरूनी तौर पर देखिए, पाकिस्तान के अंदर दुश्मन मौजूद हैं और उन दुश्मनों को एक्टिवेट किया जा सकता है, टाइटन अप करना पड़ेगा। हमारे जितने भी इदारे हैं इन सब को आपस में वेल कनेक्टेड। ये जब ये पिछले दिनों लाहौर में वाकया हुआ तो जो टाउन वाला, एक बड़ी खुशी इस बात की हुई कि सारे वेल कनेक्टेड हैं, वो बहुत जल्दी मिलकर उन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा काम किया इसने। बिल्कुल ठीक है। बहुत आपको मतलब इंटरनल सिक्योरिटी अपग्रेड करनी चाहिए, आपको अपने अवाम को तसल्ली देनी चाहिए। ये जो एक अफवाह साजी का एक अमल है, इसको रोकने के लिए मेरा अपना ख्याल ये कि फॉरेन ऑफिस हो या जो भी हो, डेली के हिसाब से दिन में 2 दफा 3 दफा ब्रीफिंग देके क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में अगर इंफॉर्मेशन क्रेडिबल सोर्सेज नहीं आ रही हो तो फिर अफवाह बहुत तेज फैलती है, बहुत तेज अफवाह फैलती है। एग्जाम्पल ये जो पाकिस्तान में लोग आए हैं, खासतौर पे यूरोपियन ममालिक के लोगों को लाके यहाँ पे कुछ देर के लिए ट्रांजिट के लिए रखा गया है। अफवाहें अगर आप देखिए, लगता यूं कि पूरा अफगानिस्तान उमड़ के आ गया पाकिस्तान में, सब कुछ खाली करा के उनको यहाँ पे रखा जा रहा है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट करना होगा अफगानिस्तान के अंदर, और वहाँ पे जो नया सिस्टम या सेटअप आने वाला है उस। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम में। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं सूरत हाल किस जाने बढ़ रही है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, अफगान अमूर को बहुत करीब से देख रहे हैं। वेलकम टू द शो रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। सर, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज और उसके इत्तेहादियों का विथड्रॉल, क्या तालिबान की फतह आप कहते हैं या इन तमाम फोर्सेस का जिसको यूएस लीड कर रही है उसका मास्टर प्लान कह रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि वाज़ेह फतह हासिल हुई है और बड़े ऑड्स के खिलाफ उनको फतह हासिल हुई है, जिनका खुद उनको भी शायद गुमान नहीं था। अमेरिकन कैलकुलेशन को उन्होंने गलत साबित कर दिया है। अमेरिकन स्ट्रेटजी जो जंग की थी वो बिल्कुल गलत साबित हो गई है। उन्होंने इतना खर्च किया, इतनी जानें गिनवाई, इतना वक्त लगाया, इतने वसाइल की, इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, इतनी बमबारियाँ की, मदरफाल बॉम्ब्स को भी इस्तेमाल किया, नॉन डिप्लेटेड यूरेनियम के बॉम्ब्स को भी इस्तेमाल किया, लोगों को पकड़ा, लोगों को अजियतें दी, वाटर बोर्डिंग भी कराई बगराम में और गुआंटानामो बे में लोगों को तरह तरह की अजियतें दी गई। बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी मुकदमे के लोगों को लटकाया गया, लोगों को हलाक किया गया और ये सब कुछ होता रहा। शादियों पर बमबारियाँ हुई, फ्यूनरल प्रोसेशन पर बमबारी हुई, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और नतीजा वही था कि एक रुसवाई का आलम है। अमेरिका में इस पे बहुत बहस चल रही है, मुख्तलिफ इदारे एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। कांग्रेस जो है वो अपना दिफा करना चाहती है, वहाँ की जो फौज है वो अपने दिफा में लगी हुई है, पॉलिटिशियन जो है कुछ और रवैया है, जो मीडिया है वो भी अपने वो जम कर गया है सारे इसमें। तो वहाँ पे ये बहस चल रही है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे अवॉइड करना था। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन एम्पायर के खात्मे का वक्त तकरीबन पहुँच गया है। आप ये नहीं है कि अमेरिका एक बड़ी पावर है, रहेगी, इस रीजन में भी अमेरिका रहेगा, उनकी प्रेजेंस भी होगी, लेकिन अमेरिकन डिक्लाइन शुरू हो गया है। इसके बाद सेंचुरी चाहे चाइना की हो, जो एशियन सेंचुरी हो, जो भी हो, लेकिन अमेरिकन एम्पायर का जो, यानी आप शाह साहब इस स्कूल ऑफ थॉट से डिसएग्री करते हैं जो ये कहता है, जिस तरह पहले जनरल साहब कह रहे थे कि ये अमेरिका का या इन पावर्स का एक प्लान है जिसके तहत ये हॉच पॉच क्रिएट करके, अनरेस्ट क्रिएट करके यहाँ से निकल गए हैं। वो चाहते ही हैं कि यहाँ पे अनरेस्ट हो, यहाँ पे अनरेस्ट होगा तो नेबरिंग कंट्रीज़ में होगा, जिसमें चाइना, जिसमें सेंट्रल एशियन रियासतें, जिसमें पाकिस्तान है, बहुत सारे ईरान है, ये बहुत सारे अहदाफ हैं जो हासिल कर सकेगा। तो आप इससे डिसएग्री करते हैं, आपका ख्याल ये है कि इनको शिकस्त का सामना हुआ है जिसकी वजह से यहाँ से दुम दबा के भाग गए हैं, ऐसा ही है? शिकस्त का सामना उनको हुआ है, लेकिन अब शिकस्त का बदला लेने के लिए वो चाहेंगे कि एरिया डिस्टेबलाइज रहे, ताकि वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है, जिसका सी पैक एक हिस्सा है, वो पाए तकमील तक न पहुंचे, कनेक्टिविटी जो है प्रोजेक्ट्स वो इस्टेब्लिश न हो और चीन की बारादस्ती कायम न हो। तो ये उनके प्लान का एक हिस्सा जरूर है। असल में उनकी जंग साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ है, जिनके लिए इंडिया की शराकत जरूरी है और इंडिया के साथ उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी इसीलिए है। असल जंग तो अब वहाँ होगी हेजेमनी पे और कंट्रोल पे और वसाइल पे और ऑयल एंड गैस पे। यहाँ पे अमेरिका को मुंह की कहानी पड़ी है। इसका बदला वो यही लेना चाहते हैं कि ये इलाका डिस्टेबलाइज रहे, ताकि कोई ये न कहे कि अमेरिका की तो बदनामी हुई, ह्यूमिलिएशन हुई, लेकिन अमेरिका निकल गया तो अफगानिस्तान स्टेबल हो गया और अमेरिका की वजह से सब कुछ तबाही फैली हुई थी, अमेरिका की वजह से डिस्टेबलाइजेशन थी। तो इस तासुर को रफा करने के लिए वो चाहेंगे कि ये मंतिका कुछ अर्से तक डिस्टेबलाइज रहे। अब सर ये बताएं कि अब तालिबान या जो भी सेटअप आता है वो गवर्नमेंट को कैसे चलाएगा? अमेरिका साथ साथ खुद भी और अपने बाकी जिस पे उसका इन्फ्लुएंस चलता है उनसे पैसा भी दिलवा रहा था। आप जानते हैं कि फंडिंग से बहुत सारा पैसा अफगानिस्तान में आता रहा है। वर्ल्ड बैंक आप देख लीजिए, IMF देख लीजिए, $9 बिलियन जो अमेरिका लगा रहा था वो देख लीजिए, वो सारी चीज़ें विद इन पास्ट 2-3 वीक्स उसने होल्ड कर दी हैं। तो मामला कैसे चलेगा सर बगैर पैसे के? बहुत बड़ा चैलेंज है। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। उनके पास इस वक्त तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है। बाकी को तो जाने दें, डेवलपमेंट वगैरह की बात तो बाद में होगी। इस वक्त उनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है। लेकिन एक दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जिनको कन्फ्रंट करने वाला अफगानिस्तान में कोई नहीं है।
कोई सियासी पार्टी या कोई फौजी महाज उनके खिलाफ नहीं बन रहा। सर फ्यूडल्स तो हैं, पंजशेर का मामला देखिए तो उनको चैलेंज दिया रखा है उन्होंने। पंजशेर अफगानिस्तान का 50वां हिस्सा भी नहीं है। पंजशेर के जो 2 लीडर हैं, अहमद शाह मसूद के भाई, वो दोनों पाकिस्तान के साथ आए भी थे, पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुलाकातें भी हुई, पाकिस्तान से मदद भी मांग रहे हैं। सिर्फ अहमद शाह मसूद का बेटा है, अमरुल्लाह साले के हाथों में खेल रहा है, वहाँ पे तस्फिया हो जाएगा या फिर तालिबान जो है अपना कब्जा जमा लेंगे, लेकिन वो अफगानिस्तान के हालात पे उसका असर नहीं होगा, क्योंकि अब वो ज़माना गया कि ताजिकिस्तान से बराह रास्त ज़मीनी रस्ते से उनके पास पैसा भी आता था, वसाइल भी आते थे और वेपन्स भी आते थे। अब वो चीज़ नहीं रही, सारे बॉर्डर क्रॉसिंग पे तालिबान का कंट्रोल है। लिहाजा हो सकता है वो कुछ पोजीशन लेना चाहें नई हुकूमत में या जो भी चाहें, लेकिन मेरे ख्याल में वो पंजशेर जो है वो इसको हम अपनी कैलकुलेशन में इसलिए नहीं लेते कि वो एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें लोग भी तंग हैं। लोग कहते हैं कि अमन कायम हो जाए, लोग जंग से तंग आ चुके हैं। तो वो जो अमरुल्लाह साले के जो लोग हैं वो भी कब तक उनका साथ देंगे? वो 20 आदमी होंगे, 50 होंगे, 100 आदमी होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। वो तालिबान के लिए उनको ओवरकम करना या पावर से या निगोशिएशन से इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन सर वो ये तो कहते हैं, अहमद का मैं बयान सुन रहा था, अहमद मसूद का, वो कह रहे थे हमारे साथ बहुत सारे फ्यूडल्स हैं, सरदार हैं जो मिलना चाहते हैं और मिल भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो हमारे सबसे राब्ते हैं। ऐसी क्या मुमकिनात में से कुछ चीज़ है कि ये एक तहरीक के तौर पर सामने आ सकता है? अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स बजरिया अमरुल्लाह साले इसको सपोर्ट कर सकते हैं, फंड कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स दे सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ इस पर? लैंड लॉक्ड एरिया है पंजशेर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ वो गॉर्जेस हैं, नैरो गॉर्जेस हैं, वही उनका नेचुरल डिफेंस है। जो भी वहाँ हमलावर होता है वो तंग रास्तों से ऊपर ये बैठे होते हैं, 5 आदमी 10 आदमी 200 आदमी का मुकाबला करते हैं। यही लोकेशनल एडवांटेज उनको हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तालिबान भी 20 साल से जंग लड़ते रहे हैं, उनको भी इन चीज़ों का काफ़ी तजुर्बा है। और फिर पंजशेर के अंदर बाज लोग तालिबान से मिले हुए हैं। तालिबान में देखें आप, उज़्बक में भी तालिबान है, तुर्कमान में भी तालिबान है, ताजिक में भी तालिबान है, तो तालिबान बलोच में भी तालिबान है, तो पंजशेर में भी तालिबान के सपोर्टर्स मौजूद हैं। लेकिन मेजॉरिटी इस वक्त जो है वो अहमद मसूद के साथ है और जो अमरुल्लाह साली भी उनके साथ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका कुछ तस्वीर हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं है। वो कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक वो रेजिस्ट करते रहेंगे? एक वक्त आ जाएगा कि वो सरेंडर करेंगे या उनको ओवर पावर कर दिया जाए। अच्छा, आप दूसरा एक मसला जिस आप मसलों का जिक्र कर रहे हैं, दाइश के बारे में, खुरासान के बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, तालिबान पिछले 6-7 साल से दाइश के खिलाफ लड़ते रहे, लगमान में, नंगरहार में और ये काबुल के अंदर और सदरन पार्ट में ज्यादा लड़ते हैं, पक्तिया और पक्तिया मेरे सदर में नहीं है तालिबान। दाइश यहीं तक महदूद है, ईस्टर्न अफगानिस्तान के इस हिस्से तक महदूद है। वो 5-6 साल से इनके खिलाफ लड़ते रहे हैं और दाइश को यकीन है कि अगर तालिबान की हुकूमत कंसोलिडेट कर ले अपना पावर तो उनके लिए अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं है। और ये इस वजह से नहीं है कि तालिबान के पास बड़ी फौज है या बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत रिसोर्सफुल हैं। तालिबान की क़ुव्वत जो है वो अवाम में है, उनकी रूट्स अवाम में है। अवाम जाकर उनको बताते हैं कि फ़लाँ आदमी जो है फ़लाँ महल्ले में जो रहता है वो दाइश के साथ है या TTP के साथ है, तो ये लोग वहाँ जाकर उनको बताते हैं। उनके लिए कोई वसाइल की कमी नहीं है, मैन पावर उनके पास जो लोग मौजूद हैं वही उनको बताते रहते हैं। दाइश को इल्म है कि तालिबान ने अपना रेट एस्टेब्लिश कर लिया सारे मुल्क में, तो उनको या भागना पड़ेगा या उनको मुकाबला करना पड़ेगा या उनको तस्लीम होना पड़ेगा। ये उनके लिए आखिरी मौका है। इस वक्त एक वैक्यूम है, तालिबान की एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह नहीं है, उनके गवर्नर नहीं है, उनकी शूरा नहीं है, उनके जो मैनेजमेंट वो जो गवर्नेंस सिस्टम है उनके अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए, बॉर्डर पे उनका कंट्रोल नहीं है ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज पे। तो यही दाइश के लिए मौका है कि जितना वो स्ट्राइक कर सकते हैं, जितना वो हमले कर सकते हैं वो करें। अनकरीब उनको कन्फ्रंट किया जाएगा और उनको काउंटर किया जाएगा, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। यही तो बात है सारी जिसकी वजह से चीन, रूस और ईरान तालिबान के साथ राब्ते में थे, क्योंकि उनको इल्म था कि तालिबान की हुकूमत आएगी तो दाइश को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि अमरीकी हुकूमत ने तालिबान को ख़त्म नहीं किया इतने सालों में, बावजूद इतने वसाइल के और इतने ड्रोन्स के और इतने फायर पावर के उनको ख़त्म नहीं किया, क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं थे। अब नक्शा बदल रहा है, तो अब दाइश को फैसला करना होगा, या उनको जो है वो
फेस करना होगा या वो जो है वो सरेंडर कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल में दाइश का बड़ा मसला है, नहीं सिर्फ दाइश का बल्कि तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का भी है और पैदाई महाज का भी है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान को सर इस सारी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? हमारी पॉलिसी भी दुरुस्त में बढ़ रही आगे? देखिए, पाकिस्तान मसले तो बहुत हैं, क्योंकि एक तो बॉर्डर की फेंसिंग से मसले पैदा हो गए हैं, दोनों तरफ तिजारत आना जाना वगैरह रिश्तेदारियाँ वगैरह वो डिसरप्ट हो गई हैं। उसके बाद वहाँ पे खैद की सूरत हाल है, इस साल वहाँ पे पैदावार बहुत कम हुई है, 40% कम हुई है। तो वहाँ के यूनाइटेड नेशन ने खबरदार किया है कि ह्यूमन कैटास्ट्रॉफ जो है वो सामने बिल्कुल वो लूम कर रहा है होराइजन पे। और फिर पेंडेमिक ने रही से एक कसर भी निकाल दी है। तो जो लोग आना चाहें, लाखों की तादाद में कोई नहीं आएंगे, लेकिन जो कुछ 2000, 4000, 5000 अगर अफगान यहाँ पे आना चाहें, अपने रिश्तेदारों के साथ जरा कुछ वक्त गुजारना चाहें, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनको रोके नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद कल आई है और उसमें उन्होंने कहा है कि करीबी मुल्क जो है, हमसाया मुल्क, उनको अपने बॉर्डर खुले रखने चाहिए ताकि लोग जो है वो नकल मकानी कर सके अगर वो चाहे तो। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को ये नहीं चाहिए कि वो उनको एडवाइस करें कि ऐसी हुकूमत चलाएं, ऐसी हुकूमत, क्योंकि पाकिस्तान पर पहले से इल्ज़ाम लगता रहा है कि अपने फेवरेट ढूंढता रहा है और अपने जो है उस लोगों को स्पॉन्सर करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता है। तो इन चीज़ों से अफगानिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम से कैसे वो हुकूमत बनाए, इनसे दूर रहना चाहिए। मैं हैरान होता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट आते हैं वजीरों के कि उनको इंक्लूसिव हुकूमत बनानी चाहिए, उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। ये उनका हमारे वजीरों से तो हमारी गवर्नमेंट नहीं संभल रही, वो तालिबान की हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे रुस्तम शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात जल्द होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।